नमस्कार, मैं हूं संजय मुदगिल। ओके इंडिया में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर रफ्तार से। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होंगे चुनाव। 4 फरवरी से शुरू होंगे और 11 मार्च को नतीजे आएंगे। आयोग के मुख्य आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव आयोजित होंगे। बता दें कि गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में पहले चरण के मतदान 4 मार्च को और दूसरे चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों का पूरा ध्यान अब अपनी पार्टी की सरकार बनाने की ओर है, जिसके लिए पार्टियों में गठजोड़ भी देखने को मिल सकता है। चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो सकती हैं। गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की सीएम पद की कैंडिडेट शीला दीक्षित ने कहा कि वो युवा अखिलेश यादव के लिए अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, शीला दीक्षित ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो वो यूपी में युवा सीएम देखना पसंद करेंगी। लखनऊ में आयोजित एनआरआई प्रवासी सम्मेलन में सीएम अखिलेश यादव ने शिरकत की। सीएम ने एनआरआई विभाग को इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी। उन्होंने यूपी की सराहना करते हुए कहा कि यूपी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। साथ ही जो लोग अपने विजिटिंग कार्ड में एनसीआर दिल्ली लिखते हैं वो ये जान लें कि यूपी का नोएडा है। दुनिया भर से लोग ताजमहल की खूबसूरती, उसकी नक्काशी देखने के लिए आते हैं और वो ये कहते हैं कि ताजमहल भारत में है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि यूपी सभी प्रदेशों से बेहतर है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अखिलेश ने कहा कि ये जनता को तय करना है कि कौन सी सरकार यूपी में रहेगी। यूपी की जनता विकास चाहती है। जनता ऐसी सरकार चाहती है जो यूपी को विकास के नए आयाम दे सके, और समाजवादी सरकार ने विकास किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने तारीखों के ऐलान होते ही कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई, जिससे पंजाब की जनता ने राहत की सांस ली है। जनता अकाली बीजेपी के गठबंधन की सरकार से काफी दुखी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जनता अकाली बीजेपी के गठबंधन की सरकार से काफी दुखी हो चुकी है। अब जनता में खुशी का माहौल बन गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाली है। अभी इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की घोषणा की है। 4 तारीख को गोवा और पंजाब दोनों के चुनाव हैं। उसका हम स्वागत करते हैं और लोग बड़ी बेसब्री से चुनावों की घोषणा के इंतज़ार कर रहे थे। दोनों पंजाब और गोवा में, पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। 1 ही महीना रह गया। दूसरा, लोग बहुत डरे भी हुए थे। सब लोग वेट कर रहे थे कि किस दिन कोड लगेगा और किस दिन वो खुल के सामने आएंगे। बहुत लोग कहते थे जी एक बार कोड लगने दो फिर दिखाते हैं। तो आज लोगों का वो, आज के बाद लोग हजूम में पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब लोग बहुत खुल के बिना डर के सामने आएंगे। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी जल विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने पहल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाक के प्रसिद्ध अखबार डॉन के मुताबिक इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अमेरिका ने दोनों की तरफ से किसी निमंत्रण का इंतजार भी नहीं किया। बता दें कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर यह विवाद
2 पनबिजली परियोजनाओं को लेकर है, जिन पर भारत किशनगंगा और रेटल में काम कर रहा है। डॉन के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इस मामले में पाक वित्त मंत्री इशाक दर से मुलाकात करते हुए विवाद के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित विकल्पों पर चर्चा की। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर 4 जनवरी को चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो गए हैं। एक बेबाक और सख्त टिप्पणी करने वाले सीजीआई के तौर पर जाने वाले ठाकुर ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। अब जस्टिस जेएस खेहर भारत के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। बता दें, जस्टिस ठाकुर के अंतिम मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें फेयरवेल पार्टी दी गई। फेयरवेल समारोह में वकीलों और जजों के काफी भीड़ को देखकर जस्टिस ठाकुर भावुक हो गए। गौरतलब है कि जस्टिस ठाकुर फैसले सुनाने के साथ साथ कई बार केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने सुदीप को रोज वैली घोटाले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि लगातार टीएमसी सांसदों की हो रही गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब मोदी सरकार तृणमूल बंदी में लग गई है। वहीं मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि अगर किसी ने नोटबंदी के खिलाफ बोला तो उसे मोदी छोड़ेंगे नहीं। साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी यूथ विंग ने कोलकाता के बीजेपी हेडक्वार्टर पर कथित तौर पर हमला कर दिया। दोनों के वर्कर्स के बीच मारपीट भी हुई। समाजवादी पार्टी में चल रही बाप बेटे की जंग का फायदा अब दूसरे राजनीतिक दलों ने उठाना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले खुलकर सामने आई मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की लड़ाई पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। बता दें कि अनिल विज ने मुलायम और अखिलेश की इस लड़ाई को हार का कारण बताया, साथ ही सपा को डूबता हुआ जहाज करार दे दिया। हरियाणा में 14 आईएएस अधिकारियों के तबादलों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिली है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में हो रहे अधिकारियों के तबादलों को असैद्धांतिक बताया। विज ने कहा कि तबादले करना मुख्यमंत्री का एक अधिकार है। अनिल विज ने कहा कि अधिकारियों को उनके विभागों में काम करने के लिए कम से कम 2 साल का समय देना चाहिए। बिजली विभाग के लोगों के खिलाफ जिले में गांदरबल में ट्रांसफार्मर को लेकर पिछले 1 माह से विरोध चल रहा है, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर में खराबी चल रही थी, जिसकी शिकायत लोगों ने विभाग को भी की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने के कारण नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। 18वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हरियाणा के खरखोदा के खिलाड़ियों ने 16 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक जीतकर आए खिलाड़ियों का गांव में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। जीत की खुशी में लड्डू बांटे। बता दें कि यह ताइक्वांडो चैंपियनशिप हिमाचल के धर्मशाला में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित की गई। कश्मीर के कई जिलों के साथ साथ श्रीनगर में भी बिजली कटौती का सिलसिला जारी है। श्रीनगर के सौरा इलाके में लोगों की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। यहां पिछले 2 महीनों से बिजली नहीं आ रही है। इलाके में ना तो ट्रांसफार्मर है और ना ही बिजली, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के सामने कई मुश्किलें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पीडीडी के चीफ इंजीनियर का कहना है कि पावर कंट्रोलमेंट का शेड्यूल बढ़ाया गया है, क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पावर लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 फरवरी को पंजाब में चुनाव के लिए मतदान होगा। तारीखों के ऐलान के बाद पंजाब में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके लिए पंजाब में अतिरिक्त पैरामिलिट्री की टीमें आनी शुरू हो गई हैं। 3 कंपनियां जालंधर में पहुंच भी चुकी हैं, जिसमें से एक महिला सीआरपीएफ भी पहुंच चुकी है। सभी टीमों को जालंधर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में नाकों पर लगाया गया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र मेरठ यूनिवर्सिटी में डिजिटल मेले के लिए उद्घाटन के लिए पहुंचे, लेकिन प्रदेश में आचार संहिता लग जाने की वजह से केंद्रीय मंत्री उद्घाटन नहीं कर पाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलराज मिश्र ने कहा कि बीजेपी यूपी में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही सपा पर निशाना साधते हुए मिश्र ने कहा कि सपा में चल रहे महादंगल से यूपी का विकास नहीं होने वाला और यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अंतर्कलह का दुष्परिणाम प्रदेश ही भोगा है। जनता ने अनुभव किया है कि सत्ता जनित स्वार्थ का जो भयंकर स्वरूप देखा जा सकता है तो समाजवादी पार्टी के अंतर्कलह में देखा जा सकता है। प्रगाढ़ से प्रगाढ़ रिश्ते को भी ध्वस्त करने में कोई कमी नहीं की गई और इसे जनता अनुभव करती है कि इस पार्टी के माध्यम से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो अंतर्कलह है, जिस तरीके से उनके अंदर लड़ाई है, इसके कारण जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना विकल्प मानेगी। इसके अलावा मैंने तो आपको बताया ना कि जनता स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को एकमेव विकल्प मानेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्रभावी तौर पर विजयी बनाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक लड़की के साथ लूट और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां 2 स्कूटर सवार लड़कों ने सरेराह एक लड़की के साथ बदसलूकी की और फिर उसे लूटकर फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो रिक्शा से उतरने वाली लड़की के साथ कुछ बदमाश बदतमीजी पर उतारू हो गए और बाद में उसका पर्स छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने बेंगलुरु में लड़कियों से हुई छेड़छाड़ की घटना की निंदा की है। सलीम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। सलीम खान ने ट्विटर पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई, आप कहते हैं कि भारत के युवा देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन बेंगलुरु में युवाओं ने जो कुछ किया वो शर्मनाक है। गौरतलब है कि बेंगलुरु में नए साल का जश्न मनाने इकट्ठा हुए कई लड़कियों के साथ पुलिस के सामने भीड़ में छेड़छाड़ हुई थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक युवक को फेसबुक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। दरअसल एक युवक को फेसबुक के जरिए 2 युवकों ने 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। नाइजीरियन युवक लंदन से लड़की बन युवक को अपने जाल में उलझा रहे थे और जब पीड़ित को अपने फेसबुक फ्रेंड पर शक हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी 2 युवकों और 1 लड़की को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित युवक द्वारा जमा किए गए पैसे भी पुलिस ने बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रामपुर की तहसील बिलासपुर में भागड़ा डैम के पास कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से मकान में काम कर रहे करीब 6 मजदूर दब गए। इलाके के आसपास के लोगों ने मलबे में दबे मजदूरों को निकाला। हादसे में घायल हुए सभी मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
सभी घायलों को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती घटना सामने आई है। ताजा मामला फतेहपुर के NH2 के बड़ौली टोल बूथ का है, जहां इलाहाबाद से कानपुर की ओर जा रहे इंडियन ऑयल के टैंकर में छानबीन के दौरान संदिग्ध हालात में एक युवक का शव मिला। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से हालत में टैंकर में मिला। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस बदमाशों ने दोनों को अगवा कर टैंकर के अंदर ही घटना को अंजाम दिया। छापे के दौरान सभी बदमाश टैंकर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में आए दिन डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला बहराइच के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां गर्भवती महिला की इलाज में लापरवाही से उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि नवजात की हालत बिगड़ने पर भी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनकी सुध नहीं ली, जिससे नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सीएमएस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। यूपी में लूटपाट का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर नगर का है, जहां तमंचे के दम पर लूट करने बदमाशों ने एक दुकानदार की पहले तो जमकर पिटाई की और उसके बाद वो 2000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बता दें कि वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के बांदा में एक घर से अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मामला काशीराम कॉलोनी का है, जहां 10 नंबर ब्लॉक में 3 दिन से बंद एक घर से बदबू आने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर मृतक की अधजली लाश को बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि मौत की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। नोटबंदी के बाद से ही नकली नोटों के पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के पानीपत का है, जहां पर 2000 के नोट की रंगीन कॉपी से खरीदारी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि खरीदारी करने आए युवक को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से सक्षम युवा योजना की समय सीमा बढ़ाकर अप्रैल 2017 कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। बता दें, इससे पहले पंजीकृत स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे काम करने के एवज में 9000 रुपए हर महीने दिए जाते थे, जिसमें 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी शामिल है। अब तक 9545 बेरोजगार युवाओं ने सक्षम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस योजना का मकसद सिर्फ यह है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। हरियाणा कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी 22 जिलों में के सभी प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार करके एक डाटाबेस बनाने की योजना बनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।